हेलो एवरीवन, हेलो टेंथीज, हाउ आर यू। और अगर कोई और भी इस वीडियो को देख रहा है तो थैंक यू। चलिए, इससे पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आप लोगों ने उनको देखा भी है। जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। इसके अलावा एक मैंने बेसिक्स फॉर सेकंड टर्म का वीडियो डाला है और इसके अलावा मैंने एक केमिकल फॉर्मूले का वीडियो डाला है। स्टूडेंट्स, आज का ये जो वीडियो है, आज इस वीडियो में हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं। और सबसे पहले आज मैंने इस वीडियो में बोर्ड पर लिखे हुए वो क्वेश्चन लिखे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में कई बार रिपीट हुए हैं। और पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, फिर उनकी स्टडी करेंगे और उनको आज ब्रेक करके रख देंगे। तो ये जो मैंने 6 क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखे हैं, दीज 6 क्वेश्चन जनरली लॉन्ग क्वेश्चन की तरह हैं, क्योंकि इनमें से छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो चलिए, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए हम सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है कि बोर्ड क्वेश्चन, और पहला है व्हाई डज कार्बन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड्स। पहला क्वेश्चन बेटा, ये सिर्फ मैंने वो क्वेश्चन लिखे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप ये 6 क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियोस के कुछ क्वेश्चंस को अगर आप कंप्लीट करते हैं तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में से एक भी मार्क्स का क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आएंगे। तो इस टर्म को ब्रेक करना है पूरी ताकत के साथ और इतनी अच्छी तरह से पढ़ना है कि कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कार्बन क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है? अभी देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हाउ H2Cl2 O2 N2CH4H2 और अमोनिया के मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड। हाउ दिस मॉलिक्यूल फॉर्म? इनका स्ट्रक्चर बनाने को आता है बच्चों। डायरेक्ट आपसे पूछेंगे राइट द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। अभी सीखते हैं। कई लोगों को आते हैं, लेकिन आज आप डिफरेंस देखेंगे कि हमें किस तरह से स्ट्रक्चर को बनाना है ताकि छोटी सी भी अगर आप गलती करते हैं तो मार्क्स कट जाते हैं। बच्चों, मैं कई सालों से 10th और 12th के पेपर्स को चेक करने जा रहा हूं और मैं देखता हूं कि छोटी छोटी गलतियां बच्चे इतनी करते हैं, आप सोचते हैं कि आपको मार्क्स मिल जाएगा इस पर, लेकिन वहां पर मार्क्स कट जाता है। तो आज मैं आपको वो भी बताता चलूंगा कि कौन सी गलतियां नहीं करना है एग्जाम्स में। आपने एक्सपेक्ट भी किया होगा कि बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, आप सोचते हैं यार इसमें तो हम इतना जोड़ के चल रहे थे लेकिन मार्क्स कम कैसे आए? क्योंकि आपने कुछ गलतियां वहां पर की हैं। आज मैं उन सब गलतियों को दूर करने की कोशिश करूंगा इस चैप्टर में से जो बच्चे करते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कोवेलेंट बॉन्ड्स? एक्सप्लेन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन्स वाले बॉन्ड्स, एल्कीन वाले बॉन्ड, एल्काइंस वाले बॉन्ड, ये देखेंगे इस क्वेश्चन में। फिर देखेंगे व्हाट आर पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। कितनी बार फ्रीक्वेंटली रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, व्हाट आर पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, इसके बारे में पूरा पोस्टमार्टम देखते हैं अभी। एंड देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोलर, नॉन पोलर एंड कोवेलेंट कंपाउंड, पहले उनको पढ़ेंगे फिर देखेंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। इसके बाद है करेक्ट यहां पर एलोट्रोपी एंड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। एलोट्रोपी और एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, इसके बारे में बात करेंगे। फिर आता है डायमंड एंड ग्रेफाइट एंड फुलरिन्स। और इस लास्ट क्वेश्चन में कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर हमारा दिमाग हिल जाएगा कि यार सच में ये बातें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जानना कितनी जरूरी हैं। जैसे डायमंड के बारे में कुछ बातें, कितनी गहराई पर डायमंड होता है, कैसे बनता है, कितना प्रेशर चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, और यू विल बी वेरी सरप्राइज कि डायमंड 150 किलोमीटर गहराई में बनता है, 150 किलोमीटर जमीन के अंदर बनता है। फिर ये ऊपर कैसे आ जाता है? क्योंकि जहां से डायमंड खुदाई की जा रही है, माइनिंग की जा रही है, डायमंड को निकाला जा रहा है, वो 150 किलोमीटर तो नहीं खोदते ना जमीन, तो फिर उनको ऊपर डायमंड कैसे मिल जाता है? और यू विल बी सरप्राइज कि अगर आप ये सुनेंगे कि डायमंड कभी कभी 10 फीट पर भी मिल जाता है खुदाई पर, तो 10 फीट पर क्या डायमंड बन सकता है? कभी नहीं। 150 किलोमीटर नीचे डायमंड बन रहा है और डायमंड ऊपर कैसे आ जा रहा है? एक अमेजिंग मैजिक थिंग को भी हम देखेंगे कि कैसे होता है अर्थ के अंदर, वो भी हम देखेंगे। सारे क्वेश्चंस हमें तैयार करना है, एक एक क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो अब
हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला, व्हाई डज कार्बन फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड। चलिए पहला क्वेश्चन, तो अब इनको मैं रफ कर दे रहा हूं, एक एक करके आपको सारे क्वेश्चंस मिलते चले जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन is that why does carbon form covalent compound। पहला क्वेश्चन हमारे पास, कार्बन कोवेलेंट कंपाउंड क्यों बनाता है? वेरी सिंपल, कम शब्दों में सीधे सीधे आंसर पर चलेंगे। कार्बन के पास ना इतनी कम पावर है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, ना कार्बन के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो दूसरे के इलेक्ट्रॉन ले ले और ऑक्टेट कर ले। कार्बन ना तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना तो देगा, क्योंकि कार्बन के पास एक एवरेज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया, आप जरूर देखिएगा उसको, कि कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 और 4 आप बनाते हो, तो कार्बन की वैलेंस सेल में है हमारे 4 इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी कम नहीं है, इसका न्यूक्लियस इतना वीक नहीं है कि अपने चारों इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, और ये दूसरे के ले भी नहीं सकता क्योंकि इसका न्यूक्लियस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि दूसरों को इलेक्ट्रॉन ले ले। ना तो इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है ना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। बेचारा करेगा क्या, समझ गए ना? क्या करेगा? शेयर करेगा, और दूसरे एलिमेंट के साथ ये शेयर करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हमने कार्बन के 2 फॉर्म बनाए, नंबर 1 -4 इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये बनाएगा C+4 क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन इसके चले जाएंगे, और अगर इसने किसी के 4 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, 4 इलेक्ट्रॉन को, तो बनाएगा C-4। और एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो ऐसे कंपाउंड्स C4 के पास अगर हम C-4 करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन जो इसके आएंगे वो हाईली रिपल्सन करेंगे इसके पहले वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ। तो स्ट्रॉन्ग रिपल्सन फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग रिपल्सन force between the electrons, और ये नॉट पॉसिबल, ये इसलिए नॉट मैंने पॉसिबल लिख दिया, ये नॉट पॉसिबल है कार्बन के लिए। अब अगर कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया, दे दिए, तो क्या होगा? रिमूवल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल ऑफ कार्बन एटम इट रिक्वायर्ड। क्या? तो बहुत ज्यादा इसके न्यूक्लियस को वीक होना पड़ेगा, तभी तो जाकर के ये क्या करेगा? अपने चारों इलेक्ट्रॉन को छोड़ पाएगा। वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी भी चाहिए। आप कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को, एक को निकालोगे, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को निकालोगे। रीजन क्या है? न्यूक्लियस अगर हमारा वीक है तो पहले से इलेक्ट्रॉन को टाइटली नहीं पकड़ेगा, तब तो इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। मैंने कहा न्यूक्लियस कार्बन का इतना वीक नहीं है, तो फिर जब आपने एक इलेक्ट्रॉन को हटाया तो इसके अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो गए, मैंने पहले लेक्चर में बताया था। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, तो मैं लिख रहा हूं टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द शेल, वेरी लार्ज अमाउंट of energy required, which is not possible। दोनों के केस में ये नॉट पॉसिबल है, नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन भी नहीं निकाल सकते, और कार्बन बेचारा 4 इलेक्ट्रॉन ले भी नहीं सकता। एसएस मारिए फटाफट जल्दी से। इसलिए कार्बन नॉर्मली C-4 भी नहीं बनाता, C+4 नहीं बनाता। बच्चों, ये आंसर ही केवल बोर्ड प्रिस्क्राइब करता है। यू हैव टू राइट दिस आंसर। इस आंसर को आपका बोर्ड मानेगा, ठीक है? अपने मन से आंसर नहीं लिखना है। तो कार्बन क्यों नहीं बना सकता? सबसे पहले यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि वाई जनरली कार्बन not formed C++ and C-। याद रखना,
ये 4 प्लस नहीं बना सकता और 4 माइनस, मैंने इन दोनों को एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं कि जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन बेटा दे नहीं सकता, 4 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, तो बेचारे के पास एक ही तरीका बचा ना अपना ऑक्टेट करने का, और वो तरीका है शेयरिंग। चलो देखते हैं शेयरिंग पर। तो कार्बन कैसे शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, उस पर अब हमें चर्चा करनी है। चलिए देखते हैं किस तरह से कार्बन अपने कोवेलेंट बॉन्ड्स को बनाता है। तो अब हमारे पास आ गया एक सिंपल टॉपिक कि कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये आंसर क्यों आया? क्योंकि कार्बन C-4 नहीं बना सकता, कार्बन C+4 नहीं बना सकता, तो कार्बन शेयर करेगा। तो कार्बन फॉर्म्ड कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय द शेयरिंग ऑफ बैलेंस ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना, अब कार्बन क्या करेगा? शेयर करेगा और अपने चारों इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। बच्चों कार्बन के बाहर आपको मालूम है ये 4 इस तरह से, इसकी वैलेंसी 4 वैलेंसी है, यानी 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन 4 दूसरे एटम से कंबाइन करेंगे, लेकिन ये 4 जो मैंने ऐसे बनाया है ऐसे रहते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि याद रखना, आप हायर क्लास में एक थ्योरी पढ़ेंगे जिसको बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी में यह कहा गया है कि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करना चाहते हैं, तो ये ना बन करके कार्बन 3D में एक स्ट्रक्चर बनाएगा, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा, और ये 4 इसके दूसरे, यहां पर सपोज हाइड्रोजन को लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, और इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएगा। बेटा बहुत सारे मैंने टीचरों को देखा है, बहुत यूट्यूब पर देखा है कि इसको इसलिए टेट्राहेड्रल बोलते हैं क्योंकि इसके 1 2 3 4 हेड हैं। ये बिल्कुल गलत है, बोर्ड इसे काट देगा। प्लीज डोंट से कि इट इज हैविंग 1 2 3 4 हेड, इसलिए इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है। ये आंसर नहीं है कि इसके 4 हेड हैं। यू हैव टू राइट इसके 4 फेसेस हैं। आप 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, आप देखिए 1 फेस 2 फेस 3 फेस एंड नीचे वाला 4 फेस, बिकॉज इट इज हैविंग 4 फेसेस। याद रखिएगा, ठीक है। इसके 4 फेस हैं, यहां पर 4 तरह के फेस यहां पर बनेंगे, और हर एक फेस के बीच का जो यहां पर बॉन्ड एंगल होगा वो 109.28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मिनट कहां से आ गया, घंटे वाला? ये मिनट वो है जब किसी बॉन्ड के एंगल को पॉइंट में लिखा जाता है तो बच्चों उसको मिनट कहते हैं। और कार्बन बिकॉज इट्स हैविंग 4 फेसेस, दैट्स व्हाई इट्स स्ट्रक्चर इज टेट्राहेड्रल। सो प्लीज डोंट फॉर्म दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, यू फॉर्म दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ, कभी कभी आप जनरल प्रिपरेशन में इस तरह बना दोगे तो गलत नहीं है, बट इसका रियल स्ट्रक्चर इज दिस बिकॉज इट्स हैविंग 4 फेसेस। तो यहां पर कोवेलेंट कार्बन बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग ऑफ ऑल 4 इलेक्ट्रॉन। इसको याद रखेंगे, चारों के चारों इसके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में पार्ट करेंगे और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्लियर हो गया? तो इट वाज द फर्स्ट आंसर, द फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सम कोवेलेंट मॉलिक्यूल जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, उनको कैसे बनाएंगे? चलिए देखते हैं। सो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? किस तरह से मॉलिक्यूल्स का डॉट स्ट्रक्चर बनेगा? चलो, तो दूसरे में हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सम कोवेलेंट मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, आंसर 2, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड
हमेशा याद रखना है कब बनते हैं, शेयरिंग से। और बच्चों शेयरिंग हमेशा उन दो लोगों के बीच में होती है जिनकी पावर बराबर हो, ठीक है ना। एक बात बताइए, आपने कहा कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ कुछ पैसे शेयर करके एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हूं, तो आप लोग जब एक फ्रेंड के साथ पैसे शेयर कर रहे हैं तो क्या ऐसा होगा कि आप 5 रुपए लगा दो और आपकी फ्रेंड 5,000 रुपए लगाते? ये शेयरिंग हुई क्या? क्या कहोगे? नहीं भाई, बराबर बराबर का होना चाहिए, जितना पैसा हम लगा रहे हो उतनी तुम लगाओ, तब तो शेयरिंग है। तो हमेशा याद रखना शेयरिंग तो होती है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग होती है, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। अगर ये एक एटम एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर करेगा तो सामने वाले को भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा, ठीक है? दिख रहा है ठीक से? ओके, दिख रहा है बिल्कुल। तो सामने वाले को भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। तो हमेशा शेयरिंग होती है, मैं लिख दे रहा हूं, शेयरिंग इन या शेयरिंग विद इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा याद रखना बेटा, अगर ये दो, ये एटम और ये एटम, अगर इसके 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे ना, तो इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होगा। कुछ रेयर एक्सेप्शन है, आई विल टेल यू लेटर, बट अभी आपको यह सीखना है कि 2 एटम दोज हु आर टेकिंग इन बॉन्डिंग, ये दोनों एटम बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। बोथ द एटम विल शेयर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ दे आर गोइंग टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल H2। आपको कैसे बनाना है, जो जिसको बोर्ड कहता है कि यही मेथड सही है। बाकी बोर्ड कहता है कि अगर बच्चे ने इसके अलावा बनाया है तो मार्क्स काटे जाएं। तो याद रखो आपको क्या करना है, पहले H2 लिखा, फिर H कितनी बार आया, 2 बार, तो 1 टाइम H 1 टाइम H। नाउ यू हैव टू राइट इट्स एटॉमिक नंबर एंड हियर आर एटॉमिक नंबर। क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर? 1। देन इसके नीचे 1 है तो आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन क्या कितना आ गया? 1। इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगेशन कितना आ गया? 1। देन अगेन यू हैव टू राइट H, इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट करिए, इसके इलेक्ट्रॉन को ऐसे। मैंने क्या कहा था? बराबर की शेयरिंग। तो ये हाइड्रोजन जब इसके इलेक्ट्रॉन को ले सकता है तो ये हाइड्रोजन भी क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। तो ये भी इसके इलेक्ट्रॉन्स को, ये देखिए, ले लेगा। अब इस केस में क्या हुआ बच्चों? एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। तो इस बात को याद रखना कि व्हेनेवर द शेयरिंग इज टेक्स प्लेस बाय 1 इलेक्ट्रॉन ऑलवेज सिंगल बॉन्ड फॉर्म। तो इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन गया। कौन सा बॉन्ड बन गया बच्चों? सिंगल बॉन्ड बन गया। अब आपको बताना है कि ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किस तरफ रहेंगे, इस हाइड्रोजन की तरफ या इसकी तरफ? तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस दोनों के जस्ट बीच में रहेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन ना, ये क्रॉस मैंने इलेक्ट्रॉन बनाया है, ये इलेक्ट्रॉन ना इस H की तरफ भागेगा, ना ये इलेक्ट्रॉन इस H की तरफ भागेगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम एटम हैं, इसलिए दोनों बराबर बराबर खींच रहे हैं, बराबर बराबर पुलिंग हो रही है, बराबर बराबर शेयरिंग हो रही है। इस वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स के बिल्कुल बीच में रहेंगे और इन दोनों को मिला के हम कहेंगे H2 मॉलिक्यूल। चलिए SS लें, अगले पर चलते हैं। हम लिखते हैं Cl2 का एग्जाम्पल। तो दूसरा लिखेंगे। अब Cl2 कैसे बनता है? Cl2 को जानते हो क्या कहते हैं? क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल कहते हैं Cl2 को। तो चलिए Cl2 को फिर मैं बता रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस को बच्चों आपसे शेयर कर रहा हूं। कई सालों से बोर्ड में गया हूं करेक्शन पर, और वो कहते हैं कि बच्चों ने ऐसे बनाया हो तब मार्क्स देना, अदरवाइज उसने कुछ भी बनाया हो इसके अलावा मार्क्स आप काट लीजिए। सो प्लीज ध्यान रखना है, बोर्ड में आप मेहनत तो करते हो लेकिन सही आंसर लिखना भी सीखो। समझ लीजिए आपकी परसेंटेज बहुत तेजी से राइज करेगी, ठीक है। तो यहां पर Cl2 को अभी मैंने बताया था क्या लिखना, एक Cl यहां, एक Cl यहां, एटॉमिक नंबर लिखना है 17
17 287, इसका भी 287 KLM KLM। तीन सेलें हैं बच्चों। अब इन 3 सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके पास भी 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये इसका शेयर करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये इसका शेयर करेगा। तो हम बैलेंस सेल में सिर्फ 7 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। तो आई एम राइटिंग हियर क्लोरीन, और इसके बैलेंस सेल में लिखेंगे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दूसरे क्लोरीन को भी मैंने लिखा Cl 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, 7 को एक और मिल जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन को अपने खाते में डाल लेगा, अपने अकाउंट में ले लेगा। तो क्या होगा, मैंने क्या कहा, बराबर की शेयरिंग होती है। तो ये क्लोरीन भी इसके इलेक्ट्रॉन को अपने अकाउंट में डाल लेगा। ये देखिए, अब दोनों में काउंट करिए कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और इसका 8। तो क्या मुझे आप बताओगे इन दोनों क्लोरीन के बीच में कितनी बॉन्ड बने? जाहिर सी बात है सिंगल बॉन्ड बना। क्या लिखेंगे सर, Cl2 लिखेंगे। अब ये जो बॉन्ड बेटा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं लेकिन बैलेंस सेल में हैं, क्या बोला मैंने, द इलेक्ट्रॉन विच आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्ड्स बट आर इन इलेक्ट्रॉन, नोट कर लो, द इलेक्ट्रॉन विच आर इन द बैलेंस सेल but they are not participating in the bond formation called lone pair of electrons। तो ये क्या हो जाएंगे, lone pair of electrons। क्या कहेंगे बच्चों इनको, इनको कहेंगे हम लोग lone pair of electrons। कितने लोन पेयर क्लोरीन में, 1 2 3, पेयर बोल रहा हूं बच्चों, पेयर मतलब 2, 1 2 3 3 लोन पेयर यहां, 1 2 3 3 लोन पेयर यहां। तो क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में बना सिंगल बॉन्ड। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बच्चों कैसे बनेगा, चलो अभी देखते हैं, मजा आने वाला है O2 मॉलिक्यूल में। अब तो आप समझ गए होंगे यार, बड़े स्मार्ट और बड़े प्यारे प्यारे बच्चे हैं आप, आपका माइंड बहुत शार्प है। आपने अभी हाल जस्ट 2 एग्जाम्पल सीखे हैं, उसी को फॉलो करो। क्या करना है, एक तरफ ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, ऑक्सीजन 8 बच्चों 1 से 20 तक के एटम का एटॉमिक नंबर सीख लेना। 8 को तोड़िए 2 and 6, 2 and 6। मैंने कहा बोर्ड में डॉट स्ट्रक्चर जैसे बता रहा हूं सिर्फ वैसे बनाना अगर मार्क्स बचाने हैं तो यहां पर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, 6, इसके पास भी कितना, 6, जरूरत कितने की है, 2। तो हम 1 2 3 4 5 6 इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसके आगे 1 2 3 4 5 6, बच्चों जितने की जरूरत हो उतना ही तो वो शेयर करेगा। मुझे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो मैं 2 अपने बाहर खड़े कर दूंगा कि भैया कोई आ जाओ, मेरे ये 2 हैं, तुम अपने 2 लगा लो, तुम भी पूरे हम भी पूरे, हमारा भी ऑक्टेट हो जाएगा तुम्हारा। तो ऑक्सीजन बेचारा भूखा प्यासा खड़ा था, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, बगल में एक और ऑक्सीजन खड़ा था, उसके पास भी 2 की कमी थी। दोनों आए, बोले आप 2 हमें दे दो और 2 इलेक्ट्रॉन्स हमसे आप शेयर कर लो, आपका भी काम बन जाएगा हमारा। इन दोनों ने यही किया और इन्होंने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। अब बच्चों आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस ब्रैकेट में कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए, 2 2। तो बॉन्ड कितने बनेंगे, डबल। तो यहां पर बनेगा ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। दूसरा क्वेश्चन, हर ऑक्सीजन के पास कितना लोन पेयर है, तो यहां पर आप कहेंगे सर 2 तो इसके पास है और 2 इसके पास है। बच्चों यहां तक भी आप बना देंगे तो मार्क्स मिलेगा, जरूरी नहीं कि हर एक मॉलिक्यूल में लोन पेयर आप अलग से शो करो। अंडरस्टूड है कि ये लोन पेयर, लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर ही आना चाहिए
पहले 2 एटम, जितना भी जो बनाना उसका एटम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट में, एंड देन उसका स्ट्रक्चर, और ये बन गया किसका मॉलिक्यूल हमारे पास, ऑक्सीजन का। ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का एसएस ले लीजिए आप इस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट वन। डन हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स। H2O बच्चों, अब यहां पर 3 एटम्स आ रहे हैं, तो जो ज्यादा हैं उनको अगल बगल कर देंगे, जो कम है उसको बीच में कर देंगे। H का एटॉमिक नंबर 1, दूसरे H का 1, O का 8, 1, 1 एंड 2 एंड 6। तो हमें इनकी शेयर 1, 1 और 6 इसकी शेयरिंग करानी है। कम, मैंने बोला लेसर नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल यू राइट एट द सेंटर। तो यहां पर O इज लेस, सो वी आर राइटिंग हियर O, आई एम राइटिंग हियर H, I am writing here H. Now tell me how many electron of H have? Only 1. So we can write this is the electron of H. How many oxygen have? 6 electron, and it required 2 electron to complete its octet. So it will share 1 electron. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These are the 6 electron of this oxygen. Now this oxygen will share, इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों को इसे शेयर करना है। अब इसके पास कितने हो गए बताओ? 8। तो ये भी क्या करेगा? इसको शेयर करेगा, और ये इसको शेयर करेगा। लोन पेयर कितने बचेंगे? 2। और बच्चों इन्हीं लोन पेयर की वजह से आपने कहावत सुनी होगी शायद कि खाली दिमाग शैतान का घर, जो काम तो करते नहीं है। ये इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर के मैंने बताए, ये काम तो करते नहीं है, बॉन्डिंग में तो है नहीं, तो ये आपस में रिपल्सन करते हैं, और इस रिपल्सन की वजह से इस बेचारे पूरे मॉलिक्यूल को थोड़ा सा बेंट होना पड़ता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है, यहां पर लोन पेयर, यहां पर लोन पेयर, ये बेंट स्ट्रक्चर बनता है। इसलिए बच्चों कभी भी वाटर को डोंट राइट लाइक दिस। हाँ, फॉर केमिकल इक्वेशन इफ यू आर राइटिंग यू कैन राइट लाइक दिस, बट अगर आ जाए कि वाटर का स्ट्रक्चर बनाओ, सो डोंट राइट लाइक दिस। इफ यू आर राइटिंग HOH, दिस इज रॉन्ग एंड दिस आर करेक्ट। यहां पर अगर आपने ऐसा बना दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। यू हैव टू राइट लाइक दिस। और आपको बताऊं, अगर डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आ जाए तो 1, 2, 3 ये 3 स्टेप आपको बनाने होंगे। डोंट राइट की अकेले एक से काम चल जाएगा, इसको बनाओ, लोन पेयर दिखाओ ना दिखाओ नो प्रॉब्लम, बट ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर अब हम लोग देखते हैं N2 का। अब तो समझ में भी आ गया होगा, जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे N2 का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। चलिए देखते हैं। नाइट्रोजन N 7 7 2 and 5 2 and 5 ब्रेक कर लिया। कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 5 5। नाइट्रोजन 5। बच्चों कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3। तो इसके 1 2 3 4 5, दूसरे वाले के भी लगा दीजिए 1 2 3 4 5, ऑक्टेट कर दीजिए। इसको 3 इसके दे दीजिए। टेल मी कितना हो गया इसके पास? 3 + 3 और 2 8। इसको देखो, इसके पास कितना हो गया? 3 और 3 + 2 8। 1 लोन पेयर नाइट्रोजन के पास आ रहा है ना। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, दोनों नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड बने? जल्दी से बताओ, कितने बॉन्ड बने दोनों नाइट्रोजन के बीच में? यस, एग्जैक्टली 3 बॉन्ड बने, और ये इसका लोन पेयर। सो मैंने क्या बोला? इसका स्ट्रक्चर ऐसे, लोन पेयर दिखाओ ना दिखाओ नो प्रॉब्लम, बट आपको आना चाहिए, और इसको हम बोलेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग अमोनिया NH3। जल्दी से देखते हैं NH3 कैसे बनेगा। चलो बच्चों देखो, वेरी सिंपल बेटा। NH3, पहले N को लिखो 7, फिर H 3 बार, 2 and 5, 1 1 and 1। नाइट्रोजन के बाहर 5, हाइड्रोजन के बाहर 1 1, तो मैंने लिखा यहां पर नाइट्रोजन, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 and 5। अब मैंने क्या किया, यहां पर हाइड्रोजन 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 1 1 1,
और इसको आप क्या कराइए, डुप्लेट, और नाइट्रोजन यहां से कर लेगा ऑक्टेट। तो इसके एक बॉन्ड यहां, वन बॉन्ड यहां, वन बॉन्ड यहां, तो नाइट्रोजन के बन जाएंगे ये बॉन्ड, इसके पास लोन पेयर। ठीक है, अब इसमें भी थोड़ी सी कमी, ये दोनों बॉन्ड थोड़े से बेंड हो जाएंगे। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन करेंगे। कौन से? जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं ले रहे, इनको कहते हैं लोन पेयर। और जो बेचारे बॉन्ड में बंध गए हैं, ये उन पर मतलब आपस में तो रिपल्सन करेंगे, इनके बीच में भी सेम चार्ज है ना बच्चों, तो इनको भी धक्का मारेंगे, तो बेचारे थोड़े से क्या हो जाएंगे, हल्के से ये बेंड हो जाएंगे इस तरह से। ये इसका स्ट्रक्चर बनता है। ये स्ट्रक्चर किसका है? NH3 का। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया कि नहीं? जल्दी से बोलो। डन? चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं। अब हम देखते हैं लास्ट स्ट्रक्चर। बाकी कुछ आपको मैं बनाने को दूंगा, या आप कहें तो मैं आपको बनाने को दे रहा हूं। आप मुझे बना के, और प्लीज बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना कि आप बना पाए कि नहीं बना पाए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बताना। ठीक है, तो आप क्या करना, आपको बनाना है CH4 का, CO2 का, C2H6 का, C2H4 का और C2H2 का। दिस इज योर होमवर्क। आप इनका डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। डॉट स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड स्ट्रक्चर। डॉट क्या होता है? जो डॉट लगा के बनाते हो, और लास्ट में जो मैं बना रहा था ना बॉन्ड लगा के, वो दोनों। तो ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूं, ये आपको करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इसको आप करना। अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं व्हाट आर कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, और वो है व्हाट आर कोवेलेंट बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का, कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं। ये तो हम समझ गए कि कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, होते कितने टाइप के हैं। तो हम लिखेंगे यहां पर टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके बच्चों, तो टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स में हमें देखना है कि यहां पर हम इसके 3 पार्ट कर देंगे। अब पहले में देखेंगे शेयरिंग ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन, देन फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल CH3। ये देखिए सिंगल बॉन्ड, इसको कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और बच्चों सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ओके बच्चों, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं? तो इसमें बताओगे मुझे कितने सिग्मा बॉन्ड हो रहे हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड। याद रखना ये नई चीज है, बुकों में नहीं मिलेगी, बट आपको पढ़ के रखना है। सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सिग्मा। बेटा सिग्मा को ऐसे लिखते हैं, सिग्मा को ऐसे लिखते हैं, आधा ना। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ठीक है, आगे बताएंगे डिटेल से। सिग्मा है, इसको क्या कहते हैं? सिग्मा। चलिए आते हैं दूसरे तरह के बॉन्ड जिनको हम लोग कहते हैं शेयरिंग, मतलब कहेंगे डबल बॉन्ड। डेफिनेशन है शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म डबल बॉन्ड्स। तो डबल बॉन्ड कैसे बना? बाय द शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे हमने कहा कार्बन और कार्बन के बीच में, ये देखिए इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच में, या मैंने लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो डबल बॉन्ड भी बन रहा है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर से। अब बच्चों एक बात याद रखना, अगर कहीं डबल बॉन्ड आ जाए तो उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई कहते हैं। 2 कहीं बॉन्ड बने हो, उसमें कोई भी एक सिग्मा मान लीजिए
कोई भी एक पाई बॉन्ड मान लीजिए, पाई बॉन्ड वीक होता है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। आगे के लेक्चर्स देखते जाएंगे, अपने आप ये क्लियर हो जाएगा कि इनकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है, सब कुछ। तो सिंगल को मैंने लिखा सिग्मा 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 सिग्मा, डबल आ जाए तो 1 सिग्मा बाई और 1 पाई, 1 सिग्मा और 1 पाई, तो 1 2 3 4 5 सिग्मा और 1 क्या है बेटा इसमें, पाई। तो शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, इससे बनता है हमारा डबल बॉन्ड। और तीसरे पर चलो बच्चे, शेयरिंग ऑफ 3 electrons form ट्रिपल बॉन्ड। क्या बनाता है बच्चों, क्या बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पर ये ट्रिपल बॉन्ड बनेगा कैसे, कार्बन के बीच में, ये देखिए कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड आपने लगा दिए। अब बच्चों एक बात याद रखना, ये तो ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इसको बोलेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और इससे पहले क्या आ रहा था, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और आ रहा था एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब याद रखना है बच्चों कि जो डबल कोवेलेंट ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आया है उसमें कैसे सिग्मा पाई, देखो सिंगल को सिग्मा सिग्मा, अगर कहीं 3 बॉन्ड मिल जाए तो बीच वाले को लिखना है सिग्मा और ऊपर नीचे वाले को लिखना है पाई। अभी 10th लेवल पर ये रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है, बट क्योंकि आप लोग सिर्फ 10th पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आई नो योर कैपेबिलिटी, आप लोग अपने कैरियर के लिए पढ़ रहे हो, तो हम अगर हर टॉपिक में एक स्टेप आगे बढ़ेंगे ना तो धीरे धीरे केमिस्ट्री के कठिन टॉपिक्स भी हमें आसान लगने लगेंगे। इसलिए मैं हमेशा एक टॉपिक को आगे लेके चलता हूं, इसलिए आपको यह भी सीख के रखना है, दिमाग में आपको रखना है। तो ये बन गया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इसको हम लोग कहते हैं एल्कीन, मैं पहले वीडियो में बताया था, इसको कहते हैं एल्कीन और इसको कहते हैं एल्काइंस। चलिए कॉपी कर लीजिए इतना, जल्दी से, डन। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नॉन पोलर एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट कर लीजिए जिनके पास क्वेश्चन नहीं लिखा। और देखो बेटो, वीडियो को पूरा देखोगे तब पूरा एक टॉपिक क्लियर होगा। आपने एक टॉपिक किया फिर सोचा इसको थोड़ा सा रोक देते हैं, बाद में करेंगे, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करना। एक बार एक टॉपिक को खत्म कर रहे हो तो पूरा खत्म करना। इसलिए हमारे पास क्या बचे, अब 2 क्वेश्चंस और बचे हैं। एक है नॉन पोलर और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, एंड एक बचा है डायमंड और ग्रेफाइट, जिस पर मैंने कहा था कि बहुत जबरदस्त बातें बताने जा रहा हूं। तो चलिए नॉन पोलर एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ते हैं। नॉन पोलर एंड पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। बेटा अभी मैंने क्या कहा था कि आपने क्लास के अंदर किसी से कोई चीज शेयर की, ठीक है, शेयर की, आपने क्या किया, 5 रुपीज शेयर की, उसने भी 5 रुपीज शेयर की और कहा कि चलो आज पानी की बतासे पिएंगे, बराबर शेयरिंग है। लेकिन इनकेस आपका पार्टनर कुछ ज्यादा शेयर कर दे तो डोमिनेंट कौन रहेगा, डोमिनेंट का मतलब वर्चस्व, ताकत कौन दिखाएगा बार बार, वो देखा हर बार कहेगा यार मैंने 10 रुपए लगाए हैं, यार मैंने 10 रुपए लगाए हैं, क्योंकि वो थोड़ा सा ज्यादा शेयर कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर पहले हम बात करते हैं नॉन पोलर की, मतलब सेम एटम्स शेयर द इलेक्ट्रॉन्स, सेम एटम, जैसे
H और H, Cl और Cl, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, ये सब याद रखना नॉन पोलर के एग्जाम्पल है। नॉन पोलर क्यों? पोलर का मतलब क्या हुआ? पोलर का मतलब होता है थोड़ा सा चार्ज। अगर मान के चलो ये मार्कर और इस मार्कर के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है और दोनों की इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग बराबर हो रही है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इसके खींचेगा, बराबर ताकत से खींचेंगे, तो ना इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसके पास आ पाया, ना इसका इलेक्ट्रॉन ज्यादा इसके पास जा पाया। अगर एक इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ किसी का ज्यादा आ जाए तो मेरे ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं आ जाएगा क्या? क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या था? माइनस। और अगर मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन उतनी डिस्टेंस पर जा रहा है, उसके पास भी बराबर जा रहा है, तो दोनों के पास चार्ज नहीं रहेगा। तो बराबर शेयरिंग, सेम एटम की पावर बराबर होती है, सेम एटम की पावर बराबर होती है। इन सभी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, पावर को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसलिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन बराबर दूरी पर है। ना ये इसकी तरफ जाएगा ना इसकी तरफ जाएगा, तो किसी के ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा ना नेगेटिव। समझ रहे हो ना? अब क्या होगा? मान के चलिए, अगर ये तो मैंने किसका बताया? नॉन पोलर का। नॉन पोलर का अगर हम पोलर की बात करें, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, इसमें क्या लिखेंगे? डिफरेंट एटम, डिफरेंट एटम्स क्या? शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स, एक H और एक Cl। अब बच्चों याद रखो, एक H और एक Cl में क्लोरीन की थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहां आया, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर आए। लेकिन क्लोरीन ने कहा, भाई मैं तो थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मैं तुम्हारे इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह तो नहीं खींच पाऊंगा, लेकिन पार्शियल तो खींच सकता। तो ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं ब्लैक से बनाता हूं, इसके इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां से चल के थोड़ा आगे पहुंच गया, इतना आगे पहुंच गया, तो हाइड्रोजन का ये बनेगा और क्लोरीन ने देखो अपने पास ही बना लिया ऑक्टेट। शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन जब थोड़ा सा एक तरफ जाने लगता है, एक बार फिर से सुनो मैंने क्या बोला बच्चों, दो एटम के बीच के शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन, शेयर है, अब शेयर का इलेक्ट्रॉन जिसकी थोड़ी सी पावर ज्यादा होगी वो खींचेगा, तो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा जिसकी पावर ज्यादा होती पार्शियली मूवमेंट करता है, तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी उस पर जाएगा। तो यहां पर क्लोरीन ने खींचा तो इसके ऊपर थोड़ा सा माइनस चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन शेयरिंग है, ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि दोनों की ताकत ज्यादा, हाइड्रोजन की भी यहां इतनी ताकत नहीं है, इतनी कम ताकत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे, लेकिन क्लोरीन के पास थोड़ी सी पावर ज्यादा है, तो ये बनेगा नेगेटिव, लेकिन यहां पर लिखेंगे हम लोग पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। इसको डेल कहते हैं बेटा, डेल को ऐसे साइन बनाते हैं थोड़ा सा 8 की तरह, और ये जहां पर साइन बना उसका मतलब है पार्शियल, तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। चलिए अब लिखते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। जल्दी से नोट करते हैं, ये समझ में आ गया होगा HCl का एग्जाम्पल, इसके दूसरे एग्जाम्पल भी हैं H2O, NH3 एटसेट्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग थोड़ा सा रिटन वर्क थोड़ा सा करते हैं, ताकि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। चलो, हेडिंग है हमारे पास, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड।
कोवेलेंट कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चों, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आपस की म्यूचुअल शेयरिंग, ठीक है। और याद रखना बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड्स हमेशा डायरेक्शनल होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल। डायरेक्शनल का मतलब क्या हुआ? दिस इज बिकॉज द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन लोकेलाइज्ड इन द डेफिनिट स्पेस। क्यों? क्योंकि इनके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक डेफिनिट स्पेस में लोकेलाइज्ड होते हैं। बिकॉज शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लोकेलाइज्ड इन अ डेफिनिट स्पेस। एक फिक्स स्पेस में इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? लोकेलाइज्ड होते हैं, ठीक है। लोकेलाइज्ड इन डेफिनिट स्पेस बिटवीन द एटम, बिटवीन द एटम। तो पहला पॉइंट और ये हुआ दूसरा पॉइंट। चलिए तीसरा पॉइंट की बात करिए। कोवेलेंट बॉन्ड्स जनरली आर स्ट्रॉन्ग एंड जनरली आर नॉट ब्रोकन बाय हीटिंग। कोवेलेंट बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग। अब स्ट्रॉन्ग क्यों हुए भाई? क्योंकि बेटा थोड़ी से मजबूत होते हैं, इनके शेयरिंग स्ट्रॉन्ग होती है एंड जनरली नॉट ब्रेक्ड बाय हीटिंग। नोट करते जाना बेटा ये सारे पॉइंट। कोवेलेंट बॉन्ड हीटिंग की वजह से ब्रेक नहीं हो पाते एंड कोवेलेंट बॉन्ड कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो लास्ट है कोवेलेंट बॉन्ड्स मे बी सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। आप फटाफट से इसका एसएस ले लीजिए जल्दी से। ये हमारे पास को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए। अब हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ये कोवेलेंट बॉन्ड्स के कैरेक्टर थे बेटा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड बॉन्ड्स में लिख दूं, इसको कर लीजिए स्लैश करके बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके थे? ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे कोवेलेंट बॉन्ड्स के। याद रखना, ये किसके थे? कोवेलेंट बॉन्ड के। तो अब एसएस लें कि ये सारे कैरेक्टर हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स के। अब लिखेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स के क्या कैरेक्टर हैं। चलिए लिखते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स के क्या कैरेक्टर हैं। ओके बेटा, अब हम देखते हैं कोवेलेंट्स कंपाउंड के क्या कैरेक्टर हैं। तो पहला, कोवेलेंट्स कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट थोड़े से कम होते हैं और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अच्छा कंडक्टर है तो उसको याद रखना है। ग्रेफाइट इज नॉन मेटल बट इट इज जनरली वेरी गुड कंडक्टर। इट इज कोवेलेंट कंपाउंड बट इट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए। ये क्या होते हैं? ये जनरली कंपाउंड यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में नहीं घुलते। इनसॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट ग्लूकोज, सुक्रोज एटसेट्रा। शक्कर और ग्लूकोज
ये दोनों कोवेलेंट होते हैं लेकिन वाटर में ये घुलते हैं, बट जनरली क्या होते हैं, इनसॉल्युबल। तो ये कौन सा पॉइंट, पहला पॉइंट हुआ, ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट हुआ और फिर तीसरा पॉइंट हुआ। क्लियर हो गया बच्चों। और कोवेलेंट कंपाउंड शोज आइसोमेरिज्म, कोवेलेंट कंपाउंड शोज आइसोमेरिज्म। अभी बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि आइसोमेरिज्म क्या होती है। क्लियर हो गया, नोट कर लीजिए। और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एलोट्रोफी और एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। रब कर दें, एलोट्रोफी क्या होती है और एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हेडिंग डाल दीजिए, एलोट्रोपी एंड एलोट्रोपिक फॉर्म एंड एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। एलोट्रोपी बच्चों, अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है, बहुत ध्यान से समझना है बेटा। एलोट्रोपी का मतलब होता है कि जब कार्बन के कंपाउंड में बहुत सारे कंपाउंड आपने रख लिए, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम हो लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करे। अब आप कहेंगे सर ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डेंसिटी, ये सब किस में आती है? उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में। और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? उसके रिएक्शन करने की टेंडेंसी होती है। तो चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं कि अगर कुछ कार्बन के कंपाउंड जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट बट फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हो? सेम, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? एलोट्रोपिक फॉर्म। डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, आई एम वेरी सॉरी, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया। ऐसे कंपाउंड जिनमें फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग अलग हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम। अब इसके एग्जाम्पल बात करते हैं। तो एलोट्रोपिक फॉर्म जो कार्बन की हम पढ़ने जा रहे हैं उसको चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन? तो लिखते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। तो बच्चों एलोट्रोपिक ऑफ कार्बन में, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन में दो पार्ट के कंपाउंड हो जाते हैं। कुछ को कहते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म और किसको कहते हैं नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म या एमोर्फस फॉर्म। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन कितने पार्ट के हो गए? क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। और दूसरा टॉपिक क्या है? नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। ओके, तो ये हमारे दो पार्ट हो जाएंगे इसके। पहला क्या है? एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। इसके हमारे पास दो पार्ट हो गए, क्रिस्टलाइन फॉर्म और नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। और एमोर्फस फॉर्म, याद रखना एमोर्फस फॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। अब बच्चों क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या आता है? तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आता है आपका डायमंड हुआ, ग्रेफाइट हुआ, ये सब क्रिस्टलाइन फॉर्म में आते हैं। तो इसके आगे आप नोट कर लीजिए, डायमंड, ग्रेफाइट आर प्योरेस्ट फॉर्म। इसके एग्जाम्पल है डायमंड, ग्रेफाइट, दोनों प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिस्टल कार्बन। ओके, अब आ जाते हैं अपन लोग एमोर्फस फॉर्म में। तो भैया एमोर्फस फॉर्म में क्या आएगा? एमोर्फस फॉर्म की भी ध्यान रखना है। तो इसके अंदर पाउडर्ड फॉर्म के कंपाउंड आते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म में कौन से कंपाउंड आते हैं?
क्रिस्टलाइन फॉर्म के जो कंपाउंड होते हैं वो क्रिस्टल के फॉर्म में है, और इसके जो कंपाउंड है आपके एमोर्फस के वो कैसे हैं, पाउडर के फॉर्म में। कोक हुआ, कोल हुआ, कोक, कोल। अच्छा आप जानते हो कोक और कोल आपने देखा है कभी? कार्बन का छोटा सा टुकड़ा अगर आपने देखा उसको कोक, कोयला का टुकड़ा तो देखा ही होगा। इसी तरह से आंखों में लगाने वाला काजल लैंप ब्लैक, लैंप ब्लैक। बेटा आप कोल को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ले सकते हो, लैंप ब्लैक को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ले सकते हो। इसका मतलब है ये कैसे हैं, नॉन क्रिस्टलाइन एमोर्फस फॉर्म है। एनिमल चारकोल, गैस कार्बन, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। एनिमल चारकोल, गैस कार्बन एटसेट्रा, ये सभी इसी के एग्जाम्पल हैं बच्चों, याद रखना। अब हम लोग चलते हैं, इसको पहले आप एसएस ले लीजिए जल्दी से, फिर हम इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। क्लियर? चलिए रब कर दें, ध्यान रखना ये दो पार्ट हैं एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन के। अब आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब हम सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत जबरदस्त चीज पर, और आज के आखिरी टॉपिक्स डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन्स पर। तो सबसे पहले बात करते हैं डायमंड। तो ये डायमंड्स होता क्या है? डायमंड्स आपने नाम सुना होगा। सबसे पहले तो बेटा याद रखना है कि डायमंड जैसा हम समझते हैं कि जमीन में गड्ढा खोदेंगे कोई चमकती हुई चीज मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ डायमंड्स जरूर शाइन कर सकते हैं, लेकिन जब डायमंड्स को जमीन में से निकाला जाता है, जिसको हम लोग माइंड डायमंड कहते हैं, माइंड का मतलब माइंड किया गया, जमीन से निकाला गया, वो डायमंड रफ होता है, चमकता नहीं है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि नॉन शाइनी होता है डायमंड। माइंड डायमंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लैंड, it is non-shiny. Non-shiny, ये शाइन नहीं करेगा, याद रखना। अब ये बनता कितने पर है? It formed under, बेटा याद रखना कितने, 70,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 70,000 ATM प्रेशर। हमारी बॉडी नॉर्मली 1 एटमॉस्फेयर को ही झेल सकती है। अगर हमारी बॉडी पर कुछ एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा कर दिया जाएगा तो हमारी बॉडी एबनॉर्मल हो जाएगी। आप सोचिए, हमें जिंदा रहने के लिए नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर आपने सुना होगा एनटीपी, वो होता है ओनली 1 एटमॉस्फेयर। डायमंड बन रहा है 70,000 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर। सोचिए आप, 70,000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, प्लस टेम्परेचर इसको कितना चाहिए? इसको चाहिए भैया 1500 टेम्परेचर रिक्वायर्ड। डायमंड को अगर कार्बन से बनना है तो टेम्परेचर चाहिए 1500 डिग्री सेल्सियस और ज्यादा। तो मैं इसको रेड से यहां पे लिख दे रहा हूं, ये देखिए, नॉन शाइनी 70,000 एटमॉस्फेयर का प्रेशर इसको चाहिए। एंड तीसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है बच्चों वो है 1500 डिग्री सेल्सियस का। अब आप कहेंगे सर कितनी गहराई पर? तो याद रखना, डेप्थ अप्रोक्स कितना, 150 किलोमीटर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। आप इन चीजों को याद रखना। डायमंड ऐसे ही नहीं बन जाता। डायमंड की कीमत अगर ऐसे ही है तो ऐसे नहीं है इतनी ज्यादा। पहले डायमंड को बनने के लिए 70,000 एटमॉस्फेयर का प्रेशर बच्चों चाहिए,
1500 डिग्री सेल्सियस या इससे ऊपर का इसको टेम्परेचर चाहिए जब ये बनेगा। नंबर 2, इसको 150 किलोमीटर गहराई में इतना प्रेशर मिल पाता है और इतनी गहराई में ही ये बन पाता है। अब बात आती है कि सर जब ये बन जाएगा तो ऊपर कैसे आता है? ऊपर कैसे आता बेटा? अर्थ के अंदर एक स्पेशल रॉक होती है जिसको हम किम्बरलाइट रॉक कहते हैं या किम्बरलाइट, मैं लिख दे रहा हूं, बाय किम्बरलाइट रॉक। बेटा इसको आपको याद रखना है, ये जो किम्बरलाइट रॉक है, ये रॉक जहां पर डायमंड बनेगा और उस पर किम्बरलाइट रॉक जैसे ही वहां आएगी, ये रॉक उस डायमंड को ऊपर की तरफ पुश करती है। क्यों? रीजन इज दिस कि डायमंड यहां पर थोड़ी सी डेंसिटी यहां पर ज्यादा होती है, तो ये रॉक हल्की होने की वजह से नीचे जाती है और डायमंड अगर नीचे की लेयर में हुआ तो ये किम्बरलाइट रॉक के ऊपर की सरफेस पे आएगा और धीरे धीरे ये हाई डेंसिटी तो जरूर है लेकिन रॉक्स जो नीचे आएंगी उसके वजह से इसे ऊपर तक आने में मदद मिलेगी और डायमंड्स कैन नॉट कम्स अपर लेयर विद इन फ्यू मिनट्स। इट रिक्वायर्स मोर देन 100 ईयर, मोर देन 1000 ईयर टू 1000 तक का साल का समय लग सकता है। कुछ सालों से लेकर के 1000 ईयर तक का समय इस डायमंड को ऊपर आने तक लग सकता है। तो चलिए, ये तो हुई डायमंड के बारे में बात। और हर डायमंड कॉस्टली नहीं होता, याद रखना है। कुछ डायमंड्स कॉस्टली होते हैं, डिपेंड करता है इसके ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट ज्योमेट्री पर। अगर आपसे कोई पूछे कि डायमंड की ज्योमेट्री क्या है, डायमंड का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, तो यू हैव टू राइट ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। आपसे कोई पूछे डायमंड की डेंसिटी कितनी है, तो याद रखना है 3.5 ग्राम पर ml। तो इसकी डेंसिटी बहुत हार्डेस्ट है, थर्मल कंडक्टिविटी नॉन कंडक्टर है, सोलुबिलिटी घुलता नहीं है जनरली, और डायमंड को अगर अर्थ में से बाहर निकाल लिया तो ये जलाने पर केवल और केवल 900 डिग्री सेल्सियस पर जलकर राख हो जाता है। इसका मतलब जिस डायमंड को 1500 डिग्री सेल्सियस ने बनाया था, जब वो डायमंड धीरे धीरे अर्थ से बाहर आएगा, उस पर पॉलिश कर देंगे, तो उसी डायमंड को, क्योंकि इतना प्रेशर नहीं है, अब यहां पर इतना प्रेशर नहीं है कि वो इतना टेम्परेचर को एडेप्ट कर सके, और केवल 900 डिग्री सेल्सियस पर डायमंड क्या होता है, जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है और गैस बन करके उड़ जाता है। तो डायमंड को केवल 1900 डिग्री सेल्सियस पर आसानी से जलाया जा सकता है। बच्चों, डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो होमवर्क में मैं आपको दे रहा हूं, आपको बनाना है। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ग्रेफाइट की, फुलरिंग्स की और कार्बन के बाकी कंपाउंड्स को एक लेक्चर में हम लोग खत्म करेंगे। आज जितना भी मैंने पढ़ाया है उसके सारे नोट्स आपको बनाने हैं, उसको एक बार आराम से देखना है, 2 बार देखना है, ठीक है? और अपने सारे दोस्तों को शेयर भी करना है, लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और नोट्स बनाइएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कार्बन रिच कंपाउंड का लास्ट पार्ट, और इन दैट पार्ट विल कंप्लीट दिस लेसन। सो कैरी ऑन, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।